हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 424 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 72, करनाल में 96 केस सामने आए। कुरुक्षेत्र में 52, अंबाला में 40 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पंचकुला में 62, यमुनानगर में 33 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3073 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,74,273 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 275 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,68,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में अब विश्व के सबसे घातक वायरस को मात देने के लिए 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगाने का फैसला है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी से चल रहा है। वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। सोमवार से गुरुग्राम के 5 अस्पतालों में वैक्सीन 24 घंटे और 7 दिन लगाई जाएगी। इस मंजूरी के साथ गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया जहां इस सुविधा को लागू किया गया। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को सबसे घातक वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण सुविधाएं देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश के सभी जिलों में सबसे आगे है। ठीक उसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी गुरुग्राम अव्वल है। गुरुग्राम प्रदेश में सबसे पहले 1 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला जिला है। यहां बीते शुक्रवार तक 1,01,019 लोगों को कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 42,306 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन अभियान को तीव्रता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया। इस दौरान करीब 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। सोमवार को शुरू किए जाने वाला अभियान सबसे बड़ा अभियान होगा, जिसमें 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 3 महीने तक राहत के बाद जिले में कोरोना फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार को जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए। लंबे अंतराल के बाद एक साथ इतने केस सामने आने से विभाग में हड़कंप मच गया। आम लोगों में भी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हिसार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। हिसार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कालावली में लोग सरेआम कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी बिना मास्क के बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब लगातार दूसरे जिलों में भी लोगों की लापरवाही हालांकि देखने को मिल रही है। झज्जर से भी कुछ लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। हालांकि यहां कुछ जागरूक लोग कोरोना संक्रमण से खुद बचने और दूसरों को बचाने की बात करते नजर आए। पिहोवा में भी कोरोना संक्रमण को लेकर कई लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वो एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो चुके हैं। रोहतक में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है।
रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि जिस तरह प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, उससे चिंताएं बढ़ रही हैं। रोहतक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें इन बढ़ते केसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई। पानीपत का चुकलाना धाम श्री श्याम मंदिर लंबे समय से कोरोना के कारण बंद था, लेकिन अब इस मंदिर को खोलने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यहां हर साल होली के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मंदिर को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी जेजेपी विधायकों का विरोध करना शुरू कर दिया। किसान उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने किए हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ प्रदर्शन करना किसानों ने शुरू कर दिया। इसी कड़ी में किसानों ने हांसी के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक विनोद भयाना और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिंह का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि वो हर दिन 2 विधायकों का पुतला फूकेंगे। किसानों ने कहा कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसानों ने कहा कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, उनके पुतले टोल प्लाजा पर फूके जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 109वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए नई रणनीति तैयार की। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एफसीआई और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। करनाल के निसिंग में किसानों की तरफ से नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। दरअसल गौशाला के इस कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, लेकिन स्थिति का अंदाजा होने के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसानों में और ज्यादा गुस्सा है। किसानों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी और जिन निर्दलीय विधायकों ने किसानों का समर्थन नहीं किया, उनका विरोध किया जाएगा। उधर झज्जर में भी बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध किया। दरअसल किसानों ने ऐलान किया था कि बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। इस दौरान चाहर खाप समेत तमाम खापे और महिला किसान इकट्ठा हुए। कुरुक्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के जन्मदिवस के कार्यक्रम का भाकियू कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान नेताओं को किसान नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियाने को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह बनाए गए, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का विरोध करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच किसानों के लिए टीकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोल्हू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है।
किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है और इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा और किसान भी हम, वो कृषि कानून रद्द करवाकर ही दम लेंगे। वहीं किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस भेजा। आयोग ने हुड्डा से पूरे मामले में 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया, तो उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत बनाई। दरअसल बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटने को तैयार है, लेकिन बारिश ने किसानों की तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं कि किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो पाए और बैंक से लिया लोन वो चुका पाए। 10 मार्च को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की अकाली दल विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की चारों ओर निंदा हो रही है। इस कड़ी में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब के विधायकों की इस हरकत से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे के रिश्ते को ठेस पहुंची है। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन जुटा है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हुड्डा डिस्पेंसरी पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगवाने वालों से बातचीत की और केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। भारत से वैक्सीन कई देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। 15 मार्च को वैक्सीन डे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है और कहा गया कि 15 मार्च को प्रदेश में 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बजट को खोदा पहाड़ निकली चोहिया वाले बयान पर कहा कि हुड्डा अब डगमगा चुके हैं, उनका विश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। मनोहर सरकार का बजट हरियाणा को प्रगति की राह पर अग्रसर करने वाला है। हरियाणा बजट पर सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई बातें कही। बजट की तारीफ करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और प्रदेश के विकास को ज्यादा महत्वता दी गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी निगम के अधिकारी पब्लिक शौचालयों का रखरखाव करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। शहर के शौचालय कहीं बंद कर दिए गए तो कहीं गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल है। सोनीपत के बस स्टैंड के सामने हर दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि निगम द्वारा बनाए गए टॉयलेट की सफाई कई महीनों से नहीं हुई। कागजों में हर दिन कर्मचारी सफाई करते हैं और जिनका हर दिन वेतन भी उनको रिलीज होता है। ऐसा सोनीपत की 1 या 2 टॉयलेट का हाल नहीं, बल्कि शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए और एक टॉयलेट लाखों रुपए में तैयार किया गया। बावजूद इसके आम जनता परेशान है। प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर अगले 7 दिनों के भीतर लोग जानकारी मुहैया कराएं, कॉलोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। बल्लभगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को सट्टा लगाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बसअड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सट्टा लगाने का सामान भी बरामद किया। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आया। एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगीं, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक
पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना खरखोदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। प्रदेश में दिन पर दिन लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं। ये मामला साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाता है। मामला बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 रुपए की रकम लेकर जा रहा था। लेकिन इस बीच गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर और कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और नोटिस जारी करने के बाद भी अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसके लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। साल 2010 से 21 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ ही उसे चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% छूट दी जा रही है जिन्होंने अपना साल 2017, 18, 19, 19-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस साल जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया गया। गुरुग्राम निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सील करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां होने के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं, प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरे तरीके से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बेटी को मोहाली गांव स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। उसके पीछे एक कार आ रही थी, जिसमें दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। साइड न मिलने के चलते कार सवार ठेकेदार ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंच गए और लाठी डंडों से जयकरण की दोनों टांगे तोड़ दी। वहां झाड़ियों में फेंककर वो फरार हो गए। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा में विधायकों की कमेटी गठित की गई। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की। विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, रामकुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित है। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए मांग की है। उधर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश के 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की आज दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ बिजली निगम के टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने साथ एग्रीगेशिया सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। गोहाना शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। गौरतलब है कि
शहर में अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ गोहाना पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि सड़क के बीच में अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके चालान किए जाए ताकि शहर को जाम से मुक्त करवाया जा सके। सिरसा में भी आमजन को महंगाई का झटका लगा। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया। अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा, यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले में अब 3 गुना पैसे देने होंगे। उधर लोगों ने रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा कर नाराजगी जताई है। कैथल में आरटीओ की लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन को शेयर कर रहा था। शक होने पर चेकिंग की टीम ने युवक को काबू किया और जांच के दौरान पता लगा था। दरअसल युवक मोबाइल के जरिए ओवरलोड वाहन के चालकों को आरटीओ की टीम की लोकेशन शेयर कर रहा था ताकि ओवरलोड वाहन दूसरे रास्तों से निकल सकें। इस मामले में 6 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बल्लभगढ़ के गांव सीकरी और झाड़ सेतली में एनएचएआई द्वारा 2 पुलों का निर्माण किया गया, जिसका अभी उद्घाटन भी किया गया था। दरअसल पुल के नीचे सर्विस रोड पर जिन लोगों ने हाईवे से मुआवजा ले लिया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार कर ली थी और लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव सीकरी निवासी शिवपाल तेवतिया ने बताया कि एनएचएआई से अपनी जमीन का मुआवजा लेने के बाद दुकान बनाकर खड़ी कर दी गई, जो कि सरकारी जमीन पर है, जिसकी अधिकारियों को शिकायत भी दी गई। उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 2 एसएचओ और 1 एसआई का तबादला कर दिया। वहीं अब रुपेश चौधरी रतिया सिटी थाना प्रभारी होंगे और कुलदीप गढ़वाल सीआईए प्रभारी का पद संभालेंगे। गुरुग्राम से बिजली गिरने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों के ऊपर बिजली गिरने से चारों लोग घायल हो गए। ये मामला सेक्टर 82 वाटिका के सिग्नेचर विला का है, जहां हल्की बूंदाबांदी के दौरान काम कर रहे 4 माली एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी उन पर आसमानी बिजली गिर गई। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चारों माली एक साथ जमीन पर गिरते देखे जा सकते हैं। चारों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के पारलू गांव के मारकंडा नदी में बम के पुराने शेल मिलने से हड़कंप है, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो वस्तु बम की तरह लग रही है, एक्सपर्ट जांच के बाद ही इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है कि ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और यहां पर कैसे पहुंचे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शेल को डिफ्यूज करते हुए एक शेल में ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरे शेल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय बम के आसपास कोई नहीं था। प्रदेश में दिन पर दिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। मामला शहर के अगस्त दिवस बालाजी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल का एक कर्मचारी बैंक से पैसे लेकर स्कूल जा रहा था, तभी लुटेरों ने उसकी कार पर हमला किया और उसकी आंखों में मिर्च डालकर उससे 28,000 रुपए हड़प लिए। स्कूल प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। कैथल के साई कॉलोनी में एक टीचर ने बीते दिनों कहासुनी पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसको लेकर पुंडरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि पुंडरी पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और आगे उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही कोर्ट से अपील भी की जाएगी कि उन्हें जयप्रकाश का रिमांड दिया जाए, ताकि उससे हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद कर सके। करनाल के नलीपार गांव की एक 12वीं कक्षा की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल छात्रा ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। परिजनों को पता चलते ही युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसे कल्पना चावला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतका के परिजनों का कहना है कि युवती काफी समय से परेशान थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस को सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए